भारत में अब तक कई ऐतिहासिक फिल्में बन चुकी है जो भारत के महान इतिहास की झलक दिखाती है। परंतु भारत के इतिहास में कई ऐसे महान वीर हुए हैं जिन पर फिल्म बनना अभी बाकी है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे महान सम्राट के बारे में बात करेंगे जो अपनी वीरता, उदारता, न्यायप्रियता और अद्भुत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में, जिनके इतिहास को मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। विक्रमादित्य के ऊपर फिल्में तो कई बनी है, परंतु वो फैंटेसी फिल्में लगती है। बॉलीवुड में सबसे पहले 1945 में विक्रमादित्य नाम की एक फिल्म बनाई गई। पृथ्वीराज कपूर इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म पंडित सूर्य नारायण द्वारा बनाई गई थी। इस फिल्म के कारण लोगों को विक्रमादित्य के बारे में कुछ जानकारी तो हुई, परंतु उस समय संसाधनों की कमी के चलते इस प्रकार की कहानी को दिखा पाना संभव नहीं था। 1985-86 में विक्रमादित्य पर आधारित टेलीविजन सीरीज विक्रम बेताल और सिंहासन 32 चलाई गई, परंतु विक्रमादित्य के वास्तविक इतिहास को कभी जानने का प्रयास नहीं किया गया। आज जानेंगे विक्रमादित्य के उस महान इतिहास के बारे में। विक्रमादित्य उज्जैन में निवास करते थे और शकों से उन्होंने अपनी भूमि को मुक्त कराया था। विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विक्रम संवत ईस्वी से 56 वर्ष पूर्व चलाया। इस प्रकार की कुछ जानकारियों के साथ उनके इतिहास को खोजने का प्रयास करेंगे। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद ईसा से 102 वर्ष पहले हुआ था। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न भी थे। इन रत्नों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान, कवि, गणित श्रेष्ठ कवि, विज्ञान के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी भूमि को विदेशी राजाओं से मुक्त कराने के लिए एक सेना का गठन किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसने सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर विदेशी और अत्याचारी राजाओं से अपनी भूमि को मुक्त कराया और एक छत्र अपना शासन स्थापित किया। राजा विक्रमादित्य का इतिहास भारत के संस्कृत, प्राकृतिक, अर्थमांगती, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के ग्रंथों में मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक कथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी है। राजा विक्रमादित्य का स्वभाव ऐसा था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही उदारवादी, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थे। वह हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। विक्रमादित्य का शासन तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों में फैला था। आपने 11वीं इतिहास की किताब में जूलियस सीजर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और अगर आप विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यह भी पता होगा कि विक्रमादित्य ने शंकों से अपनी भूमि को आजाद कराया। उस समय का ही एक वर्णन यह भी मिलता है, उस समय रोम देश के सकराज को विक्रमादित्य ने अपने उज्जैन नगर में बंदी बनाकर घुमाया और फिर छोड़ दिया। और उस समय रोम देश का सकराज और कोई नहीं था, जूलियस सीजर ही था। जूलियस सीजर का इतिहास तो आपको भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिल जाता है, परंतु भारतीय राजा विक्रमादित्य का इतिहास आपको अपने ही देश की पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता। कितनी दुर्भाग्य की बात है। महाराज विक्रमादित्य की सैन्य शक्ति की बात करें तो महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद भरण के अनुसार उनके पास 3 करोड़ सैनिक थे। इसके अलावा 25,000 हाथी और 4 लाख समुद्री जहाज थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने बड़े क्षेत्रफल पर फैला हुआ साम्राज्य था। इन्होंने व्यापार में सुलभता के लिए 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई। हर क्षेत्र में राजा विक्रमादित्य का कोई मुकाबला नहीं था। सभी शकों को हराकर विक्रमादित्य ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जो चारों ओर से सुरक्षित ही नहीं था, अंदर भी सुख और समृद्धि फैली थी। ईस्वी से 2री सदी पूर्व की बात है, जब बैक्ट्रिया और पार्थिया जैसे 2 देशों ने सीरियन साम्राज्य की अधीनता से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। अब शकों द्वारा बैक्ट्रिया पर हमला होता है और वहाँ जो यवनों का राज्य था उसको वो समाप्त कर देते हैं। इस शक जाति के लोगों का मूल स्थान सीर नदी की घाटी में था। सीर नदी मध्य एशिया में स्थित है। यह नदी उज्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से होकर निकलती है। यह नदी 2212 किलोमीटर लंबी है। ईस्वी से 2री सदी पूर्व में इन शक जाति के लोगों पर युइसी जाति के लोगों ने आक्रमण किया। युइसी जाति के लोग जो तिब्बत के उत्तर पश्चिम में निवास करते थे, ये बड़े ही वीर थे, परंतु हुरों ने इन पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण यह अपनी भूमि को छोड़कर आगे बढ़ गए। यह कहें तो यह अपनी जन्मभूमि को छोड़ने पर विवश हो गए, क्योंकि हुर बड़े ही क्रूर और बर्बर थे। हुर जाति का इतिहास देखें तो यह जाति पहले चीन के उत्तरी भाग में निवास करती थी। वहां से यह जाति किसी भी सभ्य और संपन्न राज्य को लूट लिया करती थी, और इसी हुर जाति से अपने राज्य की रक्षा के लिए चीन के एक सम्राट ने, जिसका नाम था शी हुआंगती, जिसने 246 से 210 ईस्वी पूर्व में एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया।
अब इस विशाल दीवार के बन जाने के कारण घुर जाति द्वारा उत्तरी चीन पर आक्रमण करना संभव नहीं रहा, जिसके कारण इस जाति के लोगों ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये लोग अत्यंत बर्बर और हिंसक थे। इनके रास्ते में आने वाले हर आदमी को यह लूट लेते थे और उसे मार देते थे और लूट मार करके ही अपना जीवन चलाने वाले थे और असभ्य भी थे। यह किसी प्रचंड आंधी के समान पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब इन्होंने यूसी जाति के लोगों पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें यूसी जाति के राजा की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उसकी पत्नी के नेतृत्व में यूसी जाति के लोग आगे बढ़ गए। अब ये लोग पहुंचते हैं सीर नदी की घाटी में, जहां शक लोग निवास करते थे। इन यूसी जाति के लोगों ने शकों पर हमला कर दिया और उनको परास्त कर दिया। अब हुआ यूं कि पहले हुरों ने यूसी जाति के लोगों से उनका राज्य छीन लिया और फिर यूसी जाति के लोगों ने शकों को हराकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब हुरों ने यूसी जाति के स्थान पर कब्जा कर लिया था और यूसी जाति के लोगों ने शकों के स्थान को अपना बना लिया था। इसलिए फिर शकों ने बैक्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और वहां के राजा हेलिओक्लीज को पराजित कर दिया। हेलिओक्लीज का राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में भी था, परंतु शकों की जिस शाखा ने हेलिओक्लीज के राज्य पर आक्रमण किया था, उन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार नहीं किया। इसलिए भारत के उत्तर पश्चिम में हेलिओक्लीज का शासन चलता रहा। अब बैक्ट्रिया को जीतकर शक लोग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़े। उस समय वक्षु नदी के किनारे पार्थिया का राज्य था। आज का जो ईरान है वो पहले पार्थिया था, परंतु पार्थिया के राजाओं के लिए यह आसान नहीं था कि वह शकों से मुकाबला कर सके। लगभग 128 ईस्वी पूर्व में पार्थिया के एक राजा ध्रावत द्वितीय ने शकों को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका और शकों से युद्ध करते करते ध्रावत द्वितीय की मृत्यु हो गई। जिसके बाद आर्तेबानस पार्थिया का दूसरा राजा बना और उसके समय शक लोग पार्थिया में घुस गए और पार्थिया को बुरी तरह लूटा। अब इन शकों से लड़ते हुए आर्तेबानस भी मारा गया, जिसके बाद मिचितादस 123 ईस्वी पूर्व से 88 ईस्वी पूर्व में पार्थिया का राजा बना। उसने शकों से अपने राज्य की रक्षा के लिए घोर प्रयत्न किया, जिसमें वह सफल हुआ, जिसके कारण शकों का आक्रमण अब पश्चिम से हटकर दक्षिण पूर्व की ओर हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शकों ने भारत पर 123 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर दिया। अब पार्थिया को जीत पाने की संभावनाएं खत्म हो चुकी थी, इसलिए शकों ने सिस्तान और सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किया। अब शकों ने भारत में अपना जो पहला राज्य स्थापित किया वह मगध देश के अधीन नहीं था। सिंधु नदी के तट पर स्थित नील नगर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया। भारत में शकों का यही पहला राज्य था और यहाँ से भारत के अन्य प्रदेशों में शकों ने अपना प्रसार किया। ऐसा कहा जाता है कि भारत में शकों को आमंत्रित करने का श्रेय आचार्य कालक को दिया जाता है। आचार्य कालक उज्जैन के निवासी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने गर्दभील के अत्याचारों से तंग आकर शकों को भारत में आमंत्रित किया था, क्योंकि राजा गर्दभील को कालकाचार्य की बहन सरस्वती से प्रेम था। इसलिए उन्होंने कालकाचार्य के खिलाफ जाकर सरस्वती का अपहरण कर लिया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्किथियन राजा से सहायता मांगी, परंतु उस राजा में राजा गर्दभील का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए कालकाचार्य पार्थिया पहुंच गए। वहां पार्थिया को जीत पाना शकों के लिए संभव नहीं रहा, इसलिए शकों को कालकाचार्य द्वारा भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी गई और कालकाचार्य ही सिस्तान और सिंध के रास्ते शकों को भारत में लेकर आए। जिसके बाद शकों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया, फिर सौराष्ट्र को जीता। जिसके बाद शकों के राजा नहपान ने मालवा पर आक्रमण किए। इस युद्ध में राजा गंधर्वसेन जो उज्जैन के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। गंधर्वसेन के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और भर्तरी। अब इस युद्ध में राजा गंधर्वसेन की मृत्यु के बाद मंत्री विष्णुदत्त, रानी वीरमती और दोनों पुत्र बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद शकों ने भारत के कई क्षेत्रों को जीत लिया। सिंध से लेकर मध्य भारत और दक्षिण के कुछ स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल रहे। मालवा पर अधिकार करने के 20 वर्षों बाद तक शकों का शासन भारत में रहा। इन 20 वर्षों में राजा विक्रमादित्य अपने पिता गंधर्वसेन की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहे थे। विक्रमादित्य शकों के साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे।
इसलिए वो हर छोटे छोटे राज्य में जाकर उनको एक करके बड़ी सेना का गठन कर रहे थे, जो शकों के इस साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने में सफल हो सके। और शकों के इस साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकना भी जरूरी था, क्योंकि शक बड़े ही अत्याचारी थे। क्योंकि शक सीर नदी की घाटी में बसने वाली एक ऐसी जाति थी जो अशिक्षित थी, जिसे धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था, सत्य असत्य में जो अंतर नहीं कर सकते थे। ये भी शुरुआत में हुडों की तरह ही थे। ये भी किसी संपन्न राज्य पर हमला करके उसे लूट लिया करते थे। सीर नदी की घाटी से निकलकर जब यह पार्थिया में आई तो पार्थिया को लूटने के इरादे से कई बार शकों ने पार्थिया पर हमले किए और कई बार पार्थिया को लूटा गया। ये किसी भी नगर पर हमला करते थे, उसे लूटते थे और उसे बर्बाद कर देते थे। इसलिए पार्थिया के एक शासक ने, जिसका नाम था मिथितादस, जो 123 ईस्वी पूर्व में राजा बना, जो शकों को रोकने में सफल हो गया। जिसके बाद इन्होंने भारत में आकर अपने राज्य स्थापित कर लिए, परंतु ये बड़े ही अत्याचारी थे। इन्होंने कई बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़ा। लोग इनसे बड़े ही दुखी थे, इनके शासन से स्वतंत्रता चाहते थे। यही कारण था कि जब विक्रमादित्य ने एक बड़ी सेना का गठन किया तो उस समय लोग उस सेना से जुड़े। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ी सेना को तैयार किया और जिसके बाद शकों से इस धरती को मुक्त कराने के लिए एक छत्र शकों के विनाश का अभियान छेड़ा। जिसके बाद विक्रमादित्य की सेना शकों पर टूट पड़ी। भारत में शकों के जितने भी राज्य थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। शकों को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। संपूर्ण भारत की धरती को शकों से मुक्त कराने के बाद राजा विक्रमादित्य दुनिया के सबसे बड़े राजा बन चुके थे। शायद ही ऐसा दुनिया में कोई होगा जो उस समय विक्रमादित्य के नाम से परिचित न हो। शकों से भारत की धरती को मुक्त कराने के बाद विक्रमादित्य ने ईस्वी से 56 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। शकों को पार्थिया मिथितादस द्वितीय के समय छोड़ना पड़ा। मिथितादस द्वितीय का साम्राज्य 123 ईस्वी पूर्व से 88 ईस्वी पूर्व तक पार्थिया पर रहा। तो शक भारत में लगभग 100 ईस्वी पूर्व तक आए होंगे और राजा गंधर्व सेन का मालवा पर शासन 82 ईस्वी पूर्व तक रहा। यानी 82 ईस्वी पूर्व शकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि शकों ने मालवा पर 20 वर्षों तक शासन किया, यानी कि ईस्वी से 62 वर्ष पूर्व तक। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पुनः मालवा पर अपना अधिकार कर लिया होगा। विक्रमादित्य ने मालवा पर अधिकार करने के बाद 6 वर्षों तक शकों से युद्ध किया होगा और 6 वर्षों बाद यानी ईस्वी से 56 वर्ष पूर्व शकों को भारत से समाप्त कर दिया और फिर विक्रम संवत चलाया। इनके बारे में कहानियां तो कई सुनी, परंतु इतिहास में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इनके इतिहास को इतिहास की पुस्तकों से हटाकर उनको मात्र काल्पनिक बना दिया गया।